नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज। कैसे हो आप सब? ज़रूर बता देना मेरे कमेंट बॉक्स पर। और गाइस, एक न्यूज़ है। यार, न्यूज़ ये है कि इंस्टाग्राम पे मेरी अभी चैट ग्रुप ओपन हो चुकी है। मतलब अगर आप लोगों को ग्रुप में बात करनी है तो आप लोग उधर ज्वाइन हो सकते हो। मैं पोस्ट पे उस ग्रुप का जो है वो लिंक ऐड कर दूँगी। अगर आप लोगों को ज्वाइन होना है तो आप हो सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलेंगे हमारी स्टोरी की तरफ। और हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क के हम कहाँ पे थे कल। कल हमने सुना था कि हमारे जो आरती और मेहर थे, ये दोनों ने प्लान बनाया था कि चलो जाके उस लड़के से बात करते हैं। क्या पता वो बात सुन के फिर वो खुद ही शादी के लिए मना कर दे। क्योंकि जब किसी के सामने ऐसे कॉन्सिक्वेंस आएंगे, ऑब्वियस सी बात है वो शादी के लिए मना ही करेगा। कौन चाहेगा कि अपनी ज़िंदगी में एक शादी करेंगे और उसमें भी जो लड़की है वो किसी और के साथ कमिटेड है। अगर वो अक्लमंद हुआ तो हमारे मेहर और आरती भी वही प्लान बनाते हैं। ये लोग जाते हैं और उनके साथ उनकी बहन भी तो थी। और फिर वो लोग उस लड़के को बहुत अच्छे से समझाने लगते कि देख भाई, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और तू इस शादी से मना कर दे। क्योंकि आरती के पापा जो है वो शादी के लिए एकदम से अड़ चुके हैं। वो शादी करवा के ही मानेंगे। अब तुम ही एक रास्ता हो कि तुम अगर शादी के लिए मना करते हो तो हमारे हाथ पे कुछ टाइम तो बचेगा। वहाँ पर जो लड़का था वो तो अपने ही मन से बर्गर खाए जा रहा था। और वो बोलता है कि देखो, आप अच्छा मजाक कर लेती है, मतलब आपकी बेस्टी बहुत ही मजाकिया है। और मुझे मजाक उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, पर ठीक है, आपके लिए मैं इतना तो झेल ही सकता हूँ। जो महक थी वो ये सुन के इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि अबे साले, मैं तुझे क्या बोली जा रही हूँ और तू क्या बोल रहा है। तेरे को मैंने बोला है कि मैं आरती से प्यार करती हूँ और आरती मुझे प्यार करती है। तो इधर तेरा काम ये है कि तू बीच में से हट जा, हम दोनों को मिलने दे। वहाँ पर जो लड़का था वो ये सुन के ना भड़क जाता है। जो आरती थी वो बोलती कि देखिए देखिए, आप शांत होकर बैठिए। अब उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। आप शांत होकर बैठिए। वहाँ पर से जो उसकी बहन थी वो ये बात देख लेती है कि ये जो उधर है वो लड़का जो है वो खड़ा हो चुका था, मतलब कुछ एक कैओस समझ गया था। ये वो नोट करते हैं। और उधर से जो वो उनकी हस्बैंड थे, मतलब होने वाले, वो उनको रोक देते हैं कि आप बैठो ना उधर। मतलब वो जो करना चाह रहे हैं वो करने दो उनको, उनके बीच की बात है, हम अपने पे फोकस करते हैं ना। और ये बेचारी इधर से हिल भी नहीं पा रही थी क्योंकि इसको कैसे मुंह के ऊपर ना बोल दे। क्या ये पता चले कि इसके चक्कर में इसका घर बर्बाद हो रहा है। तो वहाँ पर जो मेहर थी वो बोलती, देखिए भाई साहब, आप मेरी बात मानिए। मैं आपको अच्छे से बोल रही हूँ कि मैं इससे प्यार करती हूँ। और आप बोलो ना, आप बोलोगे तो आपको जो चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। आपको कितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। आपको कुछ नौकरी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। आपको बिजनेस करना है मैं वो भी तक आपको खोल के देने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको चाहिए कि आपके लिए मैं दूसरी दुल्हन ढूंढ के दूँ, वो भी मैं कर सकती हूँ। वहाँ पर जो लड़का था वो बैठता है और जो जूस का ग्लास था, मतलब वो जो कोल्ड ड्रिंक था, वो लेके पीते पीते बोलते हैं, आप मुझे पैसे के दोस्त दिखा रहे हैं। मेरी खुद की ज्वेलर्स की दुकान है, अब क्या बोलोगे। और वो छोटी मोटी कुछ नहीं है, मार्केट की सबसे बड़ी जो दुकान है वो मेरी ही है। और मेरी ऐसी एक एक दुकान नहीं है, मेरी ऐसे 4 दुकान है। मेरे भाई की 3 है और पापा पूरे चीज़ का मालिक है। अब क्या किसको पैसे की धौंस दिखा रहे हो। और रही बात की दुल्हन की, हाँ, मेरे माँ पापा जिन्होंने मुझे पैदा किए उनको नहीं मिल रहा मेरे लिए कोई दुल्हन, और आप ढूंढ देंगे। कल की आई छोरी मुझे लालच दिखा रही है, था कैसे। और ये बोल के जो बंदा था वो बस अब आरती की तरफ देख रहा था। और देखते देखते वो बोलता है, देखिए, मजाक एक हद तक हो वही बहुत सही है। मैं आपको छूट दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करिए, कैसे भी मेरी बेइज्जती करेंगी। आप समझ रही है ना। शादी के लिए आपके पापा ने हाँ बोला है, मेरी फैमिली ने हाँ बोला है, तो मतलब ये शादी तो होके रहेगा। और आपको खाना बनाना आता है। जो आरती थी वो क्या बोलेगी, मतलब वो वहाँ पर चुप थी। वहाँ पर जो लड़का था वो बोलते कि अगर आपके पापा ने इतना ज़्यादा बोला है आपके विषय में, तो जाहिर सी बात है, और आपकी मम्मी नहीं है घर पे, तो आपको तो खाना बनाना आता ही होगा। आप खाना बना लेती है, आप लड़की है, मेरे को वही चलेगा। दिखने में भी अच्छी खासी है, मुझे चल जाएगा। मुझे कोई दूसरी की कोई नीड नहीं है, मैं आपसे ही शादी करूँगा और आप ही परफेक्ट हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
और ये जो बोल रहे हो, अगर ये सच भी है कि आप दोनों मतलब लड़कियां पता नहीं कैसे हो सकता है, भगवान ही जाने। अगर ऐसा है भी कुछ तो शादी के बाद हर कोई ठीक हो जाता है। एक नन्ना मुन्ना आपके गोद में जब 1 साल बाद आ जाएगा, उसी के पीछे अब ये जो फितूर आपके दिमाग में चढ़ा हुआ है वो ऐसे ही निकल जाएगा। तो आप इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और ध्यान दीजिए। शादी के दिन मेरे जो दोस्त वगैरह हैं वो आपको देखने आएंगे, तो उनके सामने थोड़ा सा प्रेजेंटेबल रहिएगा, बस बात ख़त्म। और कुछ नहीं है। वहाँ पर जो मेहर थी वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है इस लड़के की ये सारी बातें सुनकर, वो मतलब उस टेबल पे यूँ मुक्का मार के उधर से खड़ी होती है। और ये चीज़ अभी वो जो आरती की बहन ऋचा थी वो भी नोट करती है, और जो लड़के का भाई था वो भी नोट करता है। और ये दोनों ही उधर से इन दोनों की मतलब इनकी टेबल के पास आ जाते हैं। और आके बोलती क्या हो रहा है इधर, और तुम कौन हो लड़की। वहाँ पर जो ऋचा थी वो तो पहचान जाती कि ये कौन है। वहाँ पर जो ऋचा थी वो आरती की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी तो हिम्मत बहुत ज़्यादा है भाई, मतलब बेहूदगी की तुमने एकदम से सीमा क्रॉस करके रखा हुआ है। इस लड़के को तुमने इधर तक बुला लिया है। तुमको पता भी है अगर मामा को पता चलेगा तो क्या बवाल मचेगा घर पे। यहाँ पर जो मेहर थी वो बोलते देखो ज़्यादा ना उड़ो मत, नहीं तो तुम्हारे जो ये पंख है ना मैं कुतर दूंगी। और ये बोल के वो बस उधर कुछ एक्शन दिखाएगी। जो लड़का था मतलब उस लड़के का भाई था वो बोलते तुम कौन हो भाई, और इधर आके एक तो मेरी होने वाली वाइफ से ऐसे बात कर रही हो, ऊपर से मेरे भाई के ऊपर चढ़े जा रही हो। मतलब तुम पे अगर मैं बोलने पे आऊँ ना, तुम इधर खड़े रह सकती हो क्या। वहाँ पर जो आरती थी वो ये सारा चीज़ नोट करती है, और जब भी देखती है कि पूरा जो सिचुएशन है वो अभी वर्स्ट से वर्स्ट होने जा रहा है, तो वहाँ पर वो बोलती कि देखो मेहर, छोड़ो छोड़ो इन बातों को, मैं संभाल लूँगी ना, हम मिल के संभाल लेंगे। अब आप जाइए इधर से अभी, अभी नहीं चाहिए अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। वहाँ पर जो मेहर थी वो उसकी हाथ पकड़ लेती है, बोलती कि तुम भी चलो मेरे साथ, तुम भी चलो, तुम इधर पे नहीं रह सकती। और ये बोल के वो बस आरती को खींच के लेके ही जाने वाली थी। एक तो आरती की बहन उसके हाथ को पकड़ती है, और दूसरी जो लड़का था मतलब आरती के लिए जिसका रिश्ता तय हुआ था, वो दोनों मिलकर उसके हाथ पकड़ लेते हैं। वहाँ पर जो आरती की बहन थी वो बोलती कि तेरे टांगे तोड़ दूंगी मैं, अगर तू इधर से एक भी इंच हिली, अभी इधर मामा आएंगे। मामा आने के बाद फिर तुम लेके जाना उनकी अर्थी अपने कंधों पे, क्योंकि उनके तो कोई बेटा है नहीं, तो किसको ढोना पड़ेगा, ढोना तुम। मतलब वो इतना ज़्यादा आरती के लिए गंदा गंदा वर्ड्स यूज़ करती रहती है कि मानो वो अब भी आरती उसको घुमा के मार देगी 2-4। जो आरती थी वो बोलती है देखिए हाथ छोड़िए मेरा, ये तो कम से कम मेरी बहन है जो कि बस नाम की है, इसको तो मैंने फिर भी हक दे के रखा है। आपके तरफ मैं देखूंगी भी नहीं, रिएक्शन आएगा ज़रूर, हाथ छोड़िए मेरा। जो लड़का था वो जब देखता है कि रेस्टोरेंट के जितने भी बाकी सारे लोग थे वो बस इनकी तरफ ही देख रहे हैं, वो लड़का हाथ छोड़ देता है और वो उधर से निकल भी जाता है। उसके पीछे पीछे जो उसका भाई था वो भी निकल जाता है, और जाने से पहले वो अपनी होने वाली बीवी को बोल के जाता है कि ये काम आज ठीक नहीं हुआ, मतलब इधर बुला के फिर बेइज्जती करना और इतने सारे इंसानों के सामने, ये ठीक नहीं हुआ, इसका तो हिसाब होएगा। और ये बोल के वो दोनों बार उधर से निकल जाते हैं। जो आरती की बहन थी वो बोलती कि यही चाहिए था ना तुझे, तुझे यही चाहिए था ना। अब वो तेरी तो कुछ बोल ही नहीं सकते, तू मेरी भी रिश्ता लेके डूबेगी, समझ में आया। वहाँ पर जो आरती थी वो अब मुंह खोलती, वो बोलती कि तेरे को किसने बोला था कि तू मेरा भी रिश्ता करवा, तू कर रही थी करती ना, तेरे को किसने बोला था इतना मुंह फाड़ने को दहेज के लिए। मतलब मेरे कांधे पे बंदूक रख के तुम लोग माँ बेटी नैया पार लगा लेते, तुम्हारे शादी की दहेज मेरे पापा ही देते, तो तुमको काहे चुल मची हुई थी। वहाँ पर जो ऋचा थी वो अब मानो कि तैर के आ रही थी कि अभी उसको मतलब मारेगी, कुछ एक्शन वो करेगी। जो महर थी वो बीच में आ जाती है और बोलती कि खबरदार खबरदार कुछ करने की कोशिश भी की तो मार डालूंगी मैं तुमको। और ये बोल के वो आरती के हाथ पकड़ के उधर से मतलब लेके ही चली जाती है काइंड ऑफ। जो ऋचा थी वो जाते उनके पीछे पीछे और जाके आरती के हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते कि मेरे साथ चल।
मेरे साथ चल, नहीं तो मामा के पास इतनी गंदे गंदे बातें जाएगा तेरे नाम पे कि तू मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। चल मेरे साथ। वहाँ पर जो आरती थी, वो अब उसके पापा की सोच रही थी कि ये तो मेरे से मतलब मेरे पे विश्वास करने से रहे। वो महर को ही समझा देते कि महर, आप टेंशन मत लीजिए, आप घर जाइए, रेस्ट करिए, सब कुछ सही हो जाएगा। जो महर थी वो जाने से पहले उसको एक हक करते हुए बोलती कि हाँ बाबू, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही होगा। और ये बोल के दोनों अपने अपने रास्तों पे चले जाते हैं। जो आरती थी वो तो चली जाती है घर। घर जाके जो बवाल होती है, मतलब ऋचा जो बवाल उधर काटती है कि ऐसा ऐसा किया मामा आपकी बेटी ने, मतलब उन दोनों की तो नाराज़गी जायज़ है ना। वो लोग नाराज़ होके गए हैं मामा। मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या करेंगे अभी। उन्होंने बोला है कि हर्जाना देना पड़ेगा इस बात की। वहाँ पर जो सारे लोग थे वो तो ऑब्वियस सी बात है आरती के ऊपर चढ़ के बोलेंगे। वही चीज़ वो लोग कर रहे थे। और इधर जो महर थी वो अब घूमते घूमते जाती है अपने ऑफिस। वहाँ पर जाके वो जब देखती है कि उसकी इतने ज़्यादा काम एकदम से पेंडिंग हो चुके थे, उसके दिमाग में और मतलब चकरा रहा था। वो वहाँ पर थोड़ा बहुत काम करती है, पर उसके दिमाग से आरती की टेंशन, आरती की शादी की टेंशन, और जो ये लड़का पहले से ही मतलब शादी ठीक हुई कि नहीं वो टॉक्सिसिटी दिखाने लगा है, वो इन सारी चीज़ों को लेके और ज़्यादा सोच रही है कि मानो शादी हो भी गई, एक पर्सन के लिए ये मान भी लेते हैं, ऐसे इंसान से जो कि बोलने तक भी नहीं देता, ऐसे कैसे रहेगी आरती। तो वहाँ पर जो महक थी वो बहुत ही ज़्यादा टेंस थी। उसके पापा है वो आते हैं उसके केबिन पे और आके बोलते कि क्या है, क्या सोच रहे हो तुम। जो महक थी वो बोलती कि क्या सोच रहे पापा, वही तो मतलब ज़िंदगी क्या क्या रंग दिखाने लगती है। जो उसके पापा थे वो उसको बहुत ज़्यादा कंसोल करने की कोशिश करते हैं, पर उसके तरफ मतलब कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड्स उसके लिए काम नहीं कर रहे थे। उसके पापा जो है वो महर को देखने लगते हैं। वहाँ पर वो कुछ बोलेंगे, क्या बोलेंगे उनको खुद को ही नहीं समझ आ रहा था कि ये बोलेंगे कि चलो ठीक है उसको भूल जाओ, कैसे बोलेंगे। अपनी ही तो बेटी है, अपनी बेटी को ऐसे दुख में देख के मतलब कौन से माँ बाप को अच्छा लगेगा। वो अपनी कैबिन से बाहर निकल जाते। थोड़ा दिन ऐसे ही गुजर जाते इसी सारे टेंशन में। जो मैं थी वो हर एक कदम पे बस आरती के पापा को मनाने की कोशिश में लगी हुई थी कि अंकल प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ शादी रोक दो, मतलब ऐसा मत करो ना। जो अंकल थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। और ये सब करते करते ना जो शादी की डेट थी वो भी फिक्स हो चुकी थी। और शादी की डेट ज़्यादा दूर भी नहीं था, यही करीब की थी। वहाँ पर जब ये सारा चीज़ हो रही थी, महर को जब ये पता चलता है कि ऑलरेडी आरती की शादी की जो कार्ड है वो छप चुकी है, उसकी जो इनविटेशन है वो सबको पहुँच रही थी, उसको अब और ज़्यादा मतलब पल्पिटेशन उसकी हाई हो जाती है। इवन तो ऐसा हो चुका था कि आरती के पापा जो है वो आरती के शादी के कार्ड लेके महर के घर तक पहुंच चुकी थी। और वहाँ पर महर के मामा पापा जो है वो कार्ड रिसीव करते हैं। और वहाँ पर जो महर के पापा थे वो तो बस क्या बोलेंगे, वो बोलते देखिए भाई साहब, थोड़ा और सोच लीजिए, ऐसे जल्दबाजी में काम मत क्या करिए, बच्चों की ज़िंदगी के सवाल है। वहाँ पर जो मिस्टर शर्मा है वो कुछ नहीं सुनते। वो बोलती कि देखिए मेरा काम था कि आप लोगों को इनवाइट करना, मैंने वो कर दिया है, अब आना ना आना ये आपके ऊपर। और ये बोल के वो उधर से निकल जाते हैं। और इन सारी चीज़ों में जो महर, नीरजा, मतलब ये जो एक सर्कल था, ये यूनाइटेड ही नहीं थे। क्योंकि नीरजा अपने काम में व्यस्त थी, उसके लिए तो महर काम में व्यस्त है, मतलब उसकी जो पापा की बिजनेस है उसको संभाल रही थी। जो चांदनी थी उसके लिए आरती के पापा ने उसकी फ़ोन ले ली थी, उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जो आरती थी वो आ नहीं रही थी कॉलेज, तो उसके साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं था। और इधर जो महर की चीज़ें थे वो सबके पास यही क्लियर था कि हाँ वो अपनी पापा के बिजनेस में है। और इन्हीं सारी चीज़ों में इनका एक हफ्ता कब गुजर जाता है इनको खुद ही नहीं पता चलता, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी चीज़ों में व्यस्त था। पर जो लास्ट तक जब सारा चीज़ हो रहा था, महर सारा चीज़ हैंडल करके नहीं दे पा रही थी, उसके पास अब एक ही रास्ता खुला हुआ था। अब वो रास्ता ये था कि नशा करो
गम भूलो, जो कि ऑब्वियस सी बात है, होता नहीं है। नशे में वो सारी चीज़ और मतलब गहरी तरीके से तुम्हारे सामने आता है। अब वो बोलोगे तुमको कैसे पता? अरे भाई, मेरे नोन में ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं, मतलब दारू वगैरह, और उनका वही होता है, नशा करो और फिर अंडे-शंडे बकते फिरो। और महर जो थी वो ऐसे ही चल रही थी। जब भी वो पहले दिन नशा करके अपने घर जाती है, उसकी मम्मी बैठी हुई थी उसके लिए। उसकी मम्मी उसको फ़ोन की थी। जो महर थी वो बोलती कि मम्मी आप सो जाओ, मुझे आने में देर होगा। पर मम्मी का दिल था, उनको पता था कि उनकी बेटी किस हालत से गुज़र रही है, तो वो बैठी हुई थी कि चलो वो जब आएगी तो उसको थोड़ा-सा समझाएँगे हम। पर वहाँ पर होता पूरा उल्टा, कि वो आती है एकदम से नशे में धुत। जब भी महर की मम्मी ये चीज़ देखती है, वो जाती है दौड़ के अपनी बेटी के पास और जाके उसको हग करती है। और उनके स्पर्श पाते ही ना, मतलब महर जो पिघलती है ना, उनकी बाहों में, मतलब वो फूट-फूट के रो रही थी। महर की मम्मी बस कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मानो कि उनकी जीभ जो है वो लकवा मार गई थी। इतनी शांत, इतनी लाचार हो गई थी वो अपनी बेटी के लिए। वहाँ पर ये सारी चीज़ जो है, वो महर के पापा भी देख रहे थे। वो भी अपने रूम के दरवाज़े से उस सारा चीज़ देखते हैं। उनकी आँखों में भी पानी आ जाता है। जो महर की मम्मी थी, वो महर को ले जाके उसके बेड पे रख देती कि सो जा तू, जो देखा जाएगा कल होगा फिर। और ये करके इनका ये रात जो है वो ऐसे ही गुजर जाता है। महर की मम्मी बाहर महर के पास बैठी हुई, उसके पापा रूम में बैठ के रो रहे हैं। मतलब पूरा परिवार जो है वो एकदम से अंधेरे में डूब चुका था। वहाँ पर जब भी सुबह होती है तो महर तो उठने से रही, वो उठते उठते उसको 12 बज जाते हैं। और इतने में महर के पापा जो थे वो चले जाते हैं ऑफिस। जब भी महर उठती है, उसको उसकी मम्मा जो है वो दवाई वगैरह दे के वो खुद भी निकल जाते हैं घर से। और इन सारी चीज़ों में जो महक थी वो अपने ही अंदर-अंदर बस घुटे जा रही थी, उसको घुटन हो रही थी। इतनी खुले एक रूम में बैठी हुई थी, इतनी बड़ी-सी रूम में बैठी हुई थी, साइड में बालकनी थी। कहीं पर उसको ऐसा मानो कि लग ही नहीं रहा था कि ऑक्सीजन है, उसको बस घुटन हो रही थी। और इन्हीं सारी चीज़ों में जो महक है वो फैसला करती थी एक लास्ट चांस, एक लास्ट बार वो जाके अब आरती के पापा से बात करेंगे। इसके बाद तो वो कोई ना कोई एक्शन लेगी कि अब नहीं होता भाई। इतने दिनों से तुमको मना के देख लिया, तुमको तुम्हारे पैर पड़ के देख लिया, तुमको मतलब पापा के दर्जे पे बिठा के तुमसे बात की है, पर तुम माने ही नहीं हो, तो अब तुम्हारे साथ वही एक्शन होगा। जो मेहर थी वो तैयार होके निकलती है। एकदम से शाम की वक्त थी, वो जाके पहुंचती है आरती के घर। वहाँ पर जाके वो देखती क्या है, उसके पापा जो है वो शादी की तैयारियों में व्यस्त, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी 2 बेटी की शादी हो रही है, तो उस हिसाब से उनकी जो तैयारी है वो वैसी हो रही थी। तो वहाँ पर जो हॉल रूम में सारे जो काम वगैरह थे वो कर रहे थे, जो उसकी बहन थी वो भी काम कर रहे थे, जो ऋचा थी वो बस बैठ के मतलब खी कर रही थी। और वहाँ पर जो महक थी वो जाके हाजिर होती है। वो जाके ही बोलती कि अंकल, मुझे आपसे बात करनी है। जो अंकल थे वो बोलते कि क्या बात करनी है तुमको? इतने दिनों से बात करके तुम्हारा मन नहीं भरा है क्या? जो महक थी वो बोलती कि देखिए अंकल, आप क्या चाहते हो? आप बोलो तो मैं आपके सामने नाक तक रगड़ने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज़ आपकी बेटी आरती को मुझे दे दीजिए। मैं भीख माँगती हूँ आपसे। मैं भीख माँगती हूँ आपसे आपकी बेटी। उधर जो आरती की बुआ मतलब काम में बिज़ी थी, वो भी अब इधर आ जाते हैं। अब वो उधर आके महर के ऊपर चढ़ाई करने लगते हैं कि ये लड़की क्या बोले जा रही है? पागल हो गई है क्या? मतलब इतने दिनों से तुझे एक ही बात समझाए जा रहे हैं, तेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। मतलब क्या ढीठ बंदी है रिया तू? वहाँ पर ये सारी चीज़ हो ही रही थी। जो महर थी वो बस उनकी तरफ देखती है और फिर से अंकल के पास, मतलब उसकी नज़र। वो पहले तो उनको हाथ जोड़ करके बोल रही थी, पर जब भी देखते हैं कि उनकी माथे पे कोई शिकंजी नहीं है, वो बैठ जाती है। मतलब एकदम से अपनी नीज़ डाउन करके उधर बैठ जाती है। उनके दोनों पैरों पे अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोलती कि अंकल, मैं पूरी ज़िंदगी आपके पैर धो के पानी पीने के लिए भी तैयार हूँ। आप प्लीज़ आरती को दे दीजिए।
मैं और कुछ नहीं मांग रही, मैं आरती के बिना जिंदा नहीं रह सकती अंकल। समझने की कोशिश करिए। मेरे पास और कुछ है नहीं कि मैं अपनी बातों को प्रूव कर सकूं। बस आप ये बोलिए कि आपको क्या चाहिए, मैं वो तक करने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर जो आरती के पापा थे वो बस इतना बोलते कि दूर चले जाए मेरी बेटी की ज़िंदगी से, यही चाहते हो। और ये सारा चीज़ जो हो रही थी ना, वो पूरा ऊपर से आरती देख रही थी। जो आरती की बहन थी वो साइड से बोलती कि अरे आज तो अचानक चीज़ हो चुकी है। मतलब इतने दिनों से जब भी तुम आ रही थी, तुम आके रोती थी, तो आज तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं है। मतलब वाह भाई, एक हफ्ते की ड्यूरेशन में तुम्हारी आंखों से आंसू गायब हो सकती है, तो एक महीने की ड्यूरेशन से तो तुम्हारे दिल से आरती जो है वो भी गायब हो सकती है। तो टेंशन किस बात की। जो मेहर थी वो बोलती कि मेरे आंखों से आंसू निकलते निकलते वो सूख चुके हैं। मैं अब बोल के नहीं बता सकती कि मैं अंदर से क्या फील कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ ना, अगर अगर आप बोलोगे कि मेरे सामने नाक रगड़ के बोल, मैं वो भी करने के लिए राजी हूँ अंकल। पर एक बात मान लीजिए बस, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ और कुछ बोलने के लिए मेरे पास है ही नहीं। वहाँ पर जो आरती थी वो उतर के आती है नीचे, और आके वो मतलब वो उसके चेहरे पर ना, वो मतलब वो जो एक भाव था वो कुछ नहीं था, एकदम से नॉर्मल सी थी उसकी चेहरा। ऐसे मानो कि पत्थर बन चुकी है। अब उसके चेहरे पर ना हंसी आ रही थी, ना आंसू आ रहे थे, ना कुछ आ रहे थे। वो आती है, मेहर को पकड़ के उसको खड़ा करती है। जो आरती थी वो उसके हाथों को पकड़ के, मतलब वो उसके हाथ जोड़ कर रखी हुई थी। जो आरती थी उसके हाथों को पकड़ती है और बोलती कि मेहर छोड़ दीजिए, आपको मैं इतनी लाचार और इतनी गिरी हुई हालत में नहीं देख सकती। इतने नीचे जाके अगर आप मुझे पा भी लोगे, मैं आपकी नहीं बन पाऊंगी। मेरे लिए आपकी इज्जत, आपकी मान सम्मान सबसे ऊपर है। उसको दांव पे लगा के मैं आपकी नहीं बन पाऊंगी मेहर, आपकी नहीं बन पाऊंगी। वहाँ पर जो मेहर थी वो बोलती कि तो मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई रास्ता ही तो नहीं है। और क्या करूँ मैं, तुम बोलो। अगर तुम कुछ भी बोलोगे मैं वही मानने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर मतलब जो आरती के पापा थे वो अब बोलने लगते कि मुझे ये तो नहीं समझ आ रहा है कि तुम कैसे ढीठ बनती हो। और तुमसे ज़्यादा ढीठ तो तुम्हारे माँ बाप है। मतलब कैसे के माँ बाप हैं ये लोग। ना अपनी इज्जत की कोई परवाह है, ना कुछ की कोई परवाह है। तुमको पता है तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी मम्मी आई थी, और तुम्हारी मम्मी से आने से पहले तुम्हारे पापा आए थे। तुम्हारे पापा आके बोल रहे थे कि तुम्हारी शादी मेरी बेटी से करवा दूँ, और वो भी सेम बात कर रहे थे। मुझे क्या चाहिए वो मुझे दे देंगे। मैंने उनको साफ साफ सीधी बात बोली कि मुझे अपनी इज्जत चाहिए। अगर वो चीज़ दे सकते हो तो निकल जाओ इधर से, दूसरी बार इधर तरफ रुक ना करना। वहाँ पर जो मेहर ये चीज़ सुनती है ना, उसको अंदर से उसकी दिल जो है वो हजार टुकड़ों में टूट जाती है। वहाँ पर जो आरती के पापा थे वो फिर से बोलने लगते कि तुम्हारी मम्मी आके पता है क्या बोली। वो आके मेरे सामने अपनी आंचल, अपनी झोली फैला के बोल रही थी कि भीख दे दीजिए अपनी बेटी को। मेरी बेटी क्या भीख की पात्र है क्या, ऐसा लगती है वो तुमको। मैं भीख दे दूँ, मेरी बेटी है वो, इज्जत है मेरी, भीख में दे दूँ। क्या समझ के क्या रखा है तुम लोग अपने आप को। मतलब पैसे दो चार आ गए तो किसी के भी माथा खरीद के ले जाओगे। वहाँ पर जो आरती थी वो अपने पापा की तरफ देखती है और बोलती कि पापा आप नहीं समझोगे, छोड़ दो इस बात को। और जिस कारण पे आप बोल रहे हो ना मेरे को ये सारी चीज़, वो जानते हैं अपनी माँ पापा को कि वो कैसे हैं और उसके लिए कितना सोचते हैं। आपने तो कभी उतना भी नहीं सोचा। अरे उतना तो बहुत दूर की बात है। आपने तो ये नहीं सोचा कि आपकी बेटी को क्या पसंद है क्या ना पसंद है। थोड़ा वही सोच लेते तो शायद मैं उनकी कतार पे आपको खड़ी भी कर देती। पर मेरी फूटी किस्मत है कि मैं उस काबिल नहीं बन पाई। छोड़िए। और फिर वो क्या करती, वो मेहर की तरफ घूमती है, मेहर के हाथ को पकड़ते बोलती मेहर भूल जाओ मुझे,
मुझे भूल जाओ। मैं तुम्हारे लिए बनी नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारे लिए बनी हुई होती तो इतने दिनों से जो तुम्हारी मेहनत है और जो तुम्हारे माँ पापा अपनी इज्जत को छोड़ के आके मेरे पापा के सामने भीख मांग रहे थे ना, उन पे वो मिल जाते। मैं मिल जाती तुमको। और तुमको पता है, मैंने पूरा देखा। मैंने पूरा देखा कि तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी कैसे गिड़गिड़ा रहे थे मेरे पापा के सामने। मुझे नहीं जाना अभी तुम्हारे पास। अभी मुझे नहीं जाना, क्योंकि अभी अगर मैं तुम्हारे घर पे चली भी जाऊंगी ना, तो मुझे वो चीज़ अंदर ही अंदर खा जाएगी कि कैसे लोग हो तुम लोग, कि बस मुझे पाने के लिए अपनी इतने दिनों की इज्जत, इतने दिनों के मान सम्मान, सारा कुछ एकदम से मिट्टी में मिला दिया। और और मैं और मैं तुम लोगों के लिए कुछ ना कर सकी। महर, महर, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे नहीं जाना अब तुम्हारे घर। मेरी ज़िंदगी में जो होना होगा ना, वो हो जाएगा। छोड़ दो, माफ़ कर दो मुझे, और भूल जाओ मुझे। मुझे पता है ये सारी चीज़ें मैं भूल रही हूँ, वो इतना आसान नहीं है। पर महर, भूल जाओ मुझे। और ये बोल के जो आरती थी, वो महर के हाथ को पकड़ती है। जो महर थी ना, वो एकदम से पत्थर बन चुकी थी। जो आरती थी वो उसको हाथ को मतलब बहुत अच्छे से पकड़ी हुई थी। इतनी मुलायम तरीके से पकड़ी हुई थी कि मानो थोड़ा सा ज़ोर से पकड़ेगी तो महर को दर्द होगी। जो आरती थी वो घर के बाहर तक महर को छोड़ के आती है, एकदम से उसकी गाड़ी के पास तक छोड़ के आती है। और जब ये उधर छोड़ के आती है ना, महर की फॉरहेड पे वो किस करती है और बोलती कि महर, हमेशा खुश रहना, मेरी मेरी टेंशन मत लेना, ठीक है? अपनी ज़िंदगी को बहुत ऊपर ले जाना, इतने ऊपर ले जाना कि किसी शर्मा जी की हिम्मत ना हो तुम्हारे सामने अपने सर ऊँचा करके बोलने के लिए। मेरी बात मानोगी ना? जो महर थी वो मानो आरती की हर बात पे ना वो हिप्नोटाइज़ हो रही थी। मतलब जो आरती बोल रही थी, महर बस उसकी हर बात पे हाँ कर रही थी। और जो आरती थी वो उसको हक करती है और बोलती कि अच्छे से ड्राइव करके घर जाओ। और ये बोल के वो महर की गालों पे, उसकी आँखों पे, उसकी नोज़ पे, हर जगह पे वो किस कर रही थी। जो महर थी वो उधर स्टिल खड़ी हुई थी। जो आरती थी वो उसकी कार की डोर ओपन करती है, उसको बिठाती है और बोलती कि जाओ, घर जाओ, मुझे भूल जाना। और ये बोल के वो उधर से मुड़ के बस चली आती है। वो मुड़ के देखती भी नहीं है कि महर गई है कि नहीं, उसकी तरफ देख रही है कि नहीं, क्या कर रही है, कुछ नहीं। बस वो चली आती है। वहाँ पर वो घर आके ही वो अपने कमरे में की तरफ जा रही थी। सब लोग जो है वो बस अब आरती की तरफ देखे जा रहे थे। जो आरती थी वो किसी की तरफ नहीं देखती, ना उसकी आँखों में पानी थी, ना कुछ थी। वो नॉर्मली चलती है, चली जाती है और जाके अपने रूम जो है वो लॉक कर लेती है। कुछ देर बाद जो आरती के पापा थे, वो जाते आरती के रूम के सामने। वहाँ पर जाके वो आरती के रूम को खटखटाते हैं। तो वहाँ पर जो आरती थी वो बोलती है, पापा दरवाज़ा ओपन है, आप आ सकते हैं। वहाँ पर जो आरती के पापा थे वो जाते रूम में और जाके देखती कि उनकी बेटी तो अपने कमरे को मतलब ठीक ठाक कर रही थी, उसको समेट रही थी, उसकी जो भी चीज़ इधर उधर थी उन सारी चीज़ों को वो समेट रही थी। उसके पापा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उनकी ही बेटी है। वो जाते हैं, जाके बोलते कि तुम बिजी हो क्या? वहाँ पर जो आरती थी वो बोलती कि नहीं पापा, बस रूम को ठीक कर रही हूँ। आपको कुछ बोलना है, कुछ चाहिए, कुछ खाना है आपको, बना दूँ मैं? वहाँ पर जो उसके पापा थे वो बोलते कि नहीं बेटा, मुझे कुछ खाना नहीं है, बस बात करने आया था मैं। पापा जो आरती थी वो बोलती कि हाँ पापा बोले, क्या बात है, मैं सुन रही हूँ। जो मिस्टर शर्मा थे वो जाके बैठते हैं बेड पे और बोलते कि इधर आओ, बैठो आपके पापा के साथ। जो आरती थी वो आती है और आके ना खड़ी हो जाती है उनके सामने, जैसे कि मानो स्कूल टीचर के सामने उनकी स्टूडेंट्स। वहाँ पर जो उसके पापा थे वो बोलते कि बैठो, मैंने तुमको बैठने को बोला है ना। जो आरती थी वो बोलती कि नहीं पापा, ठीक है। जो उसके पापा थे वो बोलते कि आओ, इधर आओ मेरे पास।
जो आरती थी वो जाके एकदम से उनके पैरों के पास बैठती है, मतलब वो बैठे हुए थे बेड पे और जो आरती थी वो जाकर फ्लोर पे बैठती है और वहाँ पर ही बैठी हुई थी। उसके पापा ये चीज़ देख के ना थोड़ा-सा उनको कैसा-सा लगता है कि दिल में ना यूँ मरोड़ सी उठती है कि उसको मैंने साथ में बोलने बैठने को बोला है, वो नीचे क्यों बैठी है? वहाँ पर जो आरती थी वो उनकी तरफ ही देख रही थी, मतलब आँखों पे आँखें रख के। जो मिस्टर शर्मा थे वो अब आरती की नज़रों से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। वो बस इधर-उधर देख रहे थे। जो आरती थी वो बोलती कि पापा बोले क्या बात है? जो मिस्टर शर्मा थे वो बोलते कि बेटा तुमने अभी जो बोला नीचे वो अपने दिल से बोला है क्या? वहाँ पर जो आरती थी वो बोलती क्या फ़र्क पड़ता है पापा? मैंने बोल दिया ना वो अब नहीं आएगी। मुझे उन पे उतना विश्वास है। आप टेंशन मत लीजिए। मतलब आरती की इतनी नॉर्मल बातें सुन के जो मिस्टर शर्मा के दिल में और ज़्यादा मरोड़े उठ रहे थे कि इतना नॉर्मल वो कैसे रह सकती है। जो मिस्टर शर्मा थे वो बोलती कि इधर आओ मैं तुम्हारी सर को सहला देता हूँ। आज तुम्हारी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। जो आरती थी वो भी जाती है। वो जाके अभी उनके साइड में बैठ जाती है। जो उसके पापा थे उसकी सर पे सहला रहे थे। जो आरती थी वो थोड़ा-थोड़ा करके ना अपनी पापा के लैप पे अपनी सर को रख लेती है। उसके पापा जब ये देखते हैं तो उनके फेस पे एक हँसी थी कि पापा बेटे वाली जो हँसी होती है ना वो। वहाँ पर जो मिस्टर शर्मा थे वो अब आरती के सर को सहलाते-सहलाते बोलते हैं, मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा नाज़ है मेरी बेटी। मुझे पता था कि तुम मेरी ही साइड लोगी। वहाँ पर जो आरती थी वो पता नहीं किधर देखते-देखते वो अपने पापा को बोलती है, पापा काश ये बात मैं भी आपको बोल पाती, पर क्या करूँ मेरे नसीब में उतनी अच्छी समय नहीं है मेरे पास। जो आरती के पापा थे वो ये बात सुन के बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस ये चाहिए कि तुम सम्मान के साथ चल रही हो। समाज वाले कुछ नहीं तुमको बोल रहे। किसी के इतनी औकात ही नहीं है कि मेरी बेटी को कुछ बोल पाए। जो आरती थी वो बोलती कि पापा आज तक समाज ने मुझे किसी के भी काम में कोई मदद नहीं की है। मम्मी के गुजर जाने के बाद आपने मुझे पाला था। समाज से कोई भी नहीं आया। यहाँ तक तो आपकी बहन तक नहीं आई थी। उनकी भी अपनी फैमिली थी ना। तो ये समाज वाले कौन होते हैं कि अपनी बेटी की खुशी के आरे आ रहे हैं। आपके लिए तो वो ही बहुत ज़्यादा अपने हो चुके हैं ना। जो आरती के पापा थे वो उधर और कुछ नहीं बोल पाते, पर आरती की आंखों से बस पानी जो है वो उनकी पजामे में गिरे जा रहे थे। उनकी जो कुर्ता था वो पूरा भीग चुका था, उनको वो गीला गीला से फील हो रहा था। जो आरती के पापा थे वो बोलती देखो आरती, ये सारी चीज़ तुम भूल जाओ। ये बस तुम्हारे दिमाग की फितूर है और कुछ नहीं बेटा। तुम शादी करो, तुम बहुत अच्छी रहोगी, तुम खुश रहोगे उसके साथ। वो अच्छा लड़का है। जो आरती थी वो बोलती कि ये बात तो मैं भी आपसे तब से बोले जा रही हूँ ना पापा। मैं महक के साथ खुश रहूँगी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे वो लोग अपनी पलकों पे बिठा के रखेंगे। आप जितना सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा वो लोग मुझे प्यार करते हैं। पापा जो मिस्टर शर्मा थे वो बोलते देखो आरती, जो बात हो गई है उसको इधर ही ख़त्म करो। बस इस बात पे अब और नहीं कोई बहस होगी। अगर तुम्हारी ऐसी सोच है तो इस सोच को बदलो, और अगर ऐसे नहीं कर सकती या तो तुम्हारी डोली उठेगी इस घर से, नहीं तो मेरी आरती उठेगी। अब तुम सोच के देखो। जो आरती थी वो बोलती है अच्छा पापा, ठीक है फिर चलो जो आप बोल रहे हो वही सही। और ये बोल के जो आरती थी वो उधर बैठी रहती है और जो आरती के पापा थे वो उस रूम से निकल जाते हैं क्योंकि उनके पास बोलने जैसा कुछ था ही नहीं। वो अपनी खुद की बेटी की सामना नहीं कर पा रहे थे। वो उधर से चले जाते हैं। जो आरती थी वो बस उधर बैठी रहती है। और गाइस आज हम भी चलते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ, और सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।